और देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी के लिए हमेशा मुद्दा रहा है। इसका उदाहरण जो है देखा होगा आपने पिछली बार के चुनाव में, जब राम मंदिर मुद्दा रहा, जब इसके पहले 370 मुद्दा रहा, तो ये मुद्दे बताते हैं कि बीजेपी के एजेंडे में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमेशा से ही रहा है। और जहां तक बात रहा आर्थिक विकास को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इस बार के एजेंडे में आर्थिक विकास ज्यादा होगा, क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो चूंकि ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047, तो 2047 तक के लिए जो मोदी की गारंटी है वो उसकी किस दिशा में दिखाई देगी, किस क्षेत्र में दिखाई देगी, आर्थिक विकास को लेकर के इस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इस बार नजरें दो चीजों पर होने वाली हैं। पहला तो ये कि एक तो पीओके यानी कि देश की सिक्योरिटी, और एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। तो दरअसल माना यह जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है आज के घोषणा पत्र में। दूसरा ये कि महिला, नौजवान, रोजगार और अल्पसंख्यक, चूंकि अखिलेश यादव या जो बाकी गठबंधन है वो पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, तो उस पीडीए को काउंटर करने के लिए बीजेपी के एजेंडे में क्या है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस पे भी नजरें रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के, तो एक मुद्दा ऐसा है जो गरमाया हुआ है यूसीसी को लेकर। हालांकि इसको भी लेकर के बीजेपी आगे बढ़ चली है, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो चली है, असम में लाने की बात जो तैयारी है वो भी हम देख रहे हैं। तो ऐसे में यूसीसी को भी लेकर के क्या कोई बीजेपी का कोई ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो ये मांग कर चुके हैं और ये बात कह चुके हैं कि उनके राज्यों में यूसीसी लागू होनी चाहिए। तो क्या बीजेपी के संकल्प पत्र में इसको लेकर कोई बड़ी बात कही जाएगी? इसके अलावा जो आपने जिक्र किया आर्थिक विकास को लेकर के, तो ऐसे में कुछ जो मुद्दे पहले भी रहे हैं, कुछ जो बातें पहले से भी एजेंडे में बीजेपी के रही हैं, चाहे वो स्टार्टअप की बात करें, चाहे बाकी अन्य योजनाओं की बात करें जो बीजेपी की लाए हुए योजनाएं हैं, तो क्या इसमें कोई नया बूस्ट दिया जाएगा? इसको भी लेके नजरें बनी हुई हैं। दूसरा, जो पहले से सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे आयुष्मान भारत की हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए, तो इन योजनाओं में को क्या एक्सटेंड किया जाएगा या कुछ नया लाया जाएगा, इस पर नजरें रहने वाली है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस ने लेकर के बहुत बड़ी गारंटी दी है। कांग्रेस की ओर से एक बड़ा यहाँ पर ट्रम्प कार्ड खेला गया है, तो क्या उसको काउंटर करते हुए आज बीजेपी का संकल्प पत्र होने वाला है? इसमें कांग्रेस ये कहती है कि ये हमारा संकल्प है और इसीलिए संकल्प पत्र नाम दिया जाता है। इसे घोषणा पत्र नहीं, बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, यानी संकल्प लेना और अपनी उन बातों को पूरा करना, भले ही वक्त लगे लेकिन संकल्प को पूरा कैसे किया जाता है ये बीजेपी ने बता भी दिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ और जिस तरह से सीईए लागू किया गया, इसको लेकर के गणेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, ये कहें कि उन्हीं बातों का खास तौर पे फोकस किया जाएगा जो सीधे सीधे समाज के हर वर्ग से जुड़ते हैं, क्योंकि याद होगा आपको 5 राज्यों के जब चुनाव हुए थे, जब नतीजे आए थे, तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक बात कही थी कि भाई उनके लिए 4 जातियां मतलब होता है गरीब, किसान, नारी और समाज का वो तबका, युवा, जिसको लेकर आगे बढ़ना है। कहें कि उन तमाम लोगों को, उन समाज के उन वर्गों को लेकर के खास फोकस रहने वाला है इस घोषणा पत्र में। आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री के लिए केवल 4 जाति है जिसे वो ज्ञान कहते हैं। उन 4 जातियों को लेकर जिस तरीके से आज, जिसे हम संकल्प पत्र कहें या यूं कहें कि घोषणा पत्र, उसी में उन सभी को लेकर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये विकसित भारत की नींव किस तरीके से, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का विजन है विकसित भारत 2047, उस लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब बीजेपी एक कदम के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ेगी। उस लक्ष्य को प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, उसको एक झलक इस संकल्प पत्र के अंदर देखने को मिलेगी। चाहे किसानों की बात करें तो किसान और किस तरीके से हम उन्हें मॉडर्न बना सकते हैं जिससे अपनी आय को और दोगुनी कर सके, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी किस तरीके से कहती है हमें किसानों की आय को दोगुनी करनी है। किसान सम्मान निधि की जिस तरीके से बात पता चल रही है कि इसमें किसान सम्मान निधि की बात देखने को मिल सकती है। आयुष्मान भारत को लेकर उसकी दायरा बढ़ाने की बात सामने आ रही है। साथ ही एक और बात मैं आपको बताते चलूं, बीजेपी का जो संकल्प पत्र कुछ देर में जारी होगा, इसी मुख्यालय में जहां हम लोग खड़े हैं यहीं से जारी होगा। इसमें एक तस्वीर ये देखने को मिलेगी, बीजेपी बताएगी कि किस तरीके से 2014 से लेकर आज, जब 2024 में हम 10 साल का अपना सत्ता का दौर पूरा, बिल्कुल गणेश, क्या बिल्कुल आए थे, क्या संकल्प लिए थे, ये देखना होगा। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला जो एक लोकसभा सीट भी है, बस्ती ने कई महान हस्तियों से समाज को नवाजा है, साथ ही जिले की अपनी ऐतिहासिक पहचान भी है। लेकिन अभी मुद्दा चुनावी है और इस बार बस्ती की जनता किसके हाथ में कमान सौंपेगी? क्या इस सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी? वहां के लोगों का मूड क्या है, जानने के लिए पहुंची हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे। मोदी
मोदी जी की है, यहाँ से सांसद जी जीतेंगे। सड़क के नाम पे एक गड्ढा मात्र था, तो किस बात पे गठबंधन 15 साल से वो बस्ती में ही नहीं आते थे। आज के समय में मोदी जी और हरीश जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर में राशन जा रहा है। प्रति व्यक्ति 5 यूनिट राशन हर घर में पहुंच रहा है। परला भारी मोदी जी का है और प्रधानमंत्री बनना तय है। श्री राम की नगरी अयोध्या से महज 75 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बस्ती लोकसभा सीट, जहां समाजवादी पार्टी का अब तक खाता तक नहीं खुल सका है, तो कांग्रेस को 40 साल से अपनी पहली जीत का इंतजार है, क्योंकि 1990 के बाद से यहाँ पर जीत बीजेपी और बसपा के बीच में ही हो रही है। लेकिन इस बार क्या है जनता का मूड, उसे भांपने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता सृष्टि पांडे ने बस्ती की जनता से बात की और बस्ती के रण में उनका मत किसके साथ है, ये सवाल भी पूछा। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कैंपेनिंग है उसकी शुरुआत जोर शोर से शुरू हो चुकी है। चाहे वो हम बीजेपी की बात करें या गठबंधन की बात करें, दोनों की तरफ से लगातार जोर लगाया जा रहा है जमीन पर अपने आप को मजबूत करने के लिए। और इसी बीच अब रिपब्लिक भारत की टीम बस्ती पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अयोध्या नगरी यानी कि राम की नगरी से जुड़ा हुआ बस्ती महज 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से राम का धाम। और यहाँ के इलाके के लोग आखिर इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा है, किस तरफ उनकी लहर जाने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं। बीजेपी की ओर से एक बार फिर से हरीश द्विवेदी पर भरोसा यहां पर जताया गया है। जनता उन पर कितना भरोसा इस बार कर पाएगी, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हम यहाँ की जनता से ही लेने वाले हैं। ये तमाम लोग हैं जो बस्ती के रहने वाले हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं बातचीत करने की। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या भरोसा एक बार फिर से जनता करने वाली है हरीश द्विवेदी जी पर, या फिर समाजवादी पार्टी और बसपा के जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं उनका कोई टक्कर दिख रहा है? देखिए मैडम, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की और उनके काम की आंधी जो पूरे देश में चल रही है, तो बस्ती भी उससे अछूता नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ जिस तरीके से 24 घंटे समर्पण भाव से देश की सेवा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसी भाव से हमारे जिले के सांसद हरीश द्विवेदी जी 24 घंटे बस्ती जिले के विकास के लिए समर्पित रहते हैं, काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बस्ती में हरीश द्विवेदी की आंधी चल रही है और हरीश द्विवेदी जी तीसरी बार यहाँ के सांसद होंगे। तीसरी बार जनता चुनेगी उनको। आप लोग किन मुद्दों को लेकर देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? मुद्दा तो देखिए बहुत सारे हैं, गिनवाया नहीं जा सकता है, मुद्दे बहुत हैं। अगर गिनवाया जाए तो लिस्ट बनाना पड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ हम कहना ही चाहेंगे। बस कहना ही चाहेंगे हम जैसे जो युवा साथ में हैं सांसद जी के, बस यही कहना चाहेंगे कि तलवारों के साए पर हमारा इतिहास बनता है, तलवारों के साए पर हमारा इतिहास बनता है। जिस ओर ये जवानी चलती है यह जवान उस ओर जमाना चलता है। बस्ती में कुछ लोगों से बात करके ये पता चला कि बस्ती में हवा बीजेपी की है। मोदी और योगी के काम का डंका बज रहा है, तो स्थानीय लोग सांसद हरीश द्विवेदी के काम से खुश हैं। क्या लग रहा है किसकी लहर? लाल मोदी जी की है, यहाँ से सांसद जी जीतेंगे, इसमें कोई टक्कर नहीं दे सकता है। हाँ, क्या कुछ 2-4 काम गिराएंगे सांसद जी? हमारे इतना बड़ा काम, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, सब लोग दौड़ के जाते थे लखनऊ, और जो है तमाम सब सुविधा दे दिए हैं, सड़क बनवा दिए, डिग्री कॉलेज। हाँ, आज तक क्योंकि ही सांसद जी ने किए हैं, सांसद जी जीतेंगे, हम लोग उनके साथ में हैं। राम मंदिर का प्रभाव पड़ने वाला है क्या आपको लगता है, क्योंकि बगल में ही राम मंदिर है और ये बड़ा मुद्दा रहा जिसे बीजेपी ने कहा कि हमने करके दिखाया, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब मुझे तो ये नहीं पता मैम कि आप इससे पहले बस्ती आई हैं कि नहीं, लेकिन जो लोग भी इससे पहले बस्ती आए होंगे उनसे आप अगर जवाब सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी खराब सड़कें थी। आज आपको इतनी दूरी आने में कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट लगा होगा। कहीं कोई ब्रेकर नहीं है, सीधे गाड़ी चली आती है तेजी से। यहाँ के आम जनमानस भी वाचनालय में जो छात्र हैं, इतना बड़ा वाचनालय हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बना होगा जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने यहाँ बनवाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज अभी बाबा बताए ही हैं कि तुरंत कोई भी इलाज की आवश्यकता होती है, आदमी मूलभूत इलाज नहीं मिल पाता है, जिससे लोगों को समस्याएं होती है। इस मेडिकल कॉलेज की वजह से लोगों को आराम से आम जनमानस को सुविधा हो रही है। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर रामनवमी है। रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम आदरणीय माननीय मोदी जी को, हमारे बहुत ही आदरणीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी को अपना पूरा आशीर्वाद देंगे और बस्ती की जनता हमारे सांसद जी को पूरे जोर शोर समर्थन से 25 मई को मतदान करेगी और हमारे सांसद जी तीसरी बार सांसद के रूप में लोकसभा में गरजेंगे, दहाड़ेंगे, हम लोगों की आम मूलभूत समस्याओं को उठाएंगे
ठीक है, क्या लगता है आपको गठबंधन को मौका इस बार नहीं देने वाली बस्ती की जनता? नहीं, गठबंधन को मौका किस बात पे दे? गठबंधन 15 साल से वो कैबिनेट मिनिस्टर थे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आप यहीं से कप्तानगंज जाएंगी अगर जो, तो कप्तानगंज का रोड ऐसा था कि साइकिल से चलने वालों को दुश्वार था। सड़क के नाम पे एक गड्ढा मात्र था। तो किस बात पे गठबंधन 15 साल से वो बस्ती में ही नहीं आते थे। उनके भतीजे, वो अपने भतीजों को टिकट देते थे। अपने उनके बेटे विधायक है इस समय कप्तानगंज से। कोई एक प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई अपने कप्तानगंज विधानसभा में, चाहे बस्ती और वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। किस बात पे उनको गठबंधन पे वोट देगा कोई? क्या बाबा भरोसा जताएंगे इस बार फिर से? किस पे भरोसा करने वाले हैं? भाजपा पर। भाजपा पर क्यों? भाजपा विकास की काम किया है, तमाम लोगों को सुविधा दिया है, जैसे शौचालय है, आवास है, और ये सामूहिक विवाह है, सड़क है, बिजली पावर है, बराबर बिजली आ रही है।